मुगल काल में संस्कृत भाषा की स्थिति। मुगल काल में संस्कृत भाषा की स्थिति। ठीक है, तो मुगल काल में संस्कृत भाषा की स्थिति ऐसी थी। मुगल काल में सभी भाषाओं का अध्ययन करेंगे। मुगल काल में भाषाओं का अध्ययन जानेंगे। जैसे दरबारी भाषा के रूप में संस्कृत का स्थान। दरबारी भाषा के रूप में संस्कृत का स्थान था। मध्यकाल विशेषता मुगल काल में संस्कृत अब राजदरबार की प्रमुख भाषा नहीं रह गई थी। अब क्या रह गई? राजदरबार की प्रमुख भाषा जो है संस्कृत नहीं रह गई थी। उत्तर भारत में प्रशासन और दरबारी साहित्य की भाषा के रूप में फारसी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। प्रशासन और दरबारी साहित्य के रूप में फारसी का प्रभुत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके बावजूद कुछ मुगल सम्राटों और राजकुमारों विशेषता दारा सिकोह ने संस्कृत विद्वानों को संरक्षण प्रदान किए। दारा सिकोह ने किसको? संस्कृत के विद्वान थे उनको संरक्षण प्रदान किया। फिर भी उत्तर भारत में संस्कृत का वह राजनीतिक और सामाजिक महत्व नहीं रहे जो प्राचीन और प्रारंभिक काल में था। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या भैया उत्तर भारत में जो संस्कृत का पहले राजनीतिक और सामाजिक महत्व होता था अब नहीं रह गया जो प्राचीन और मध्यकाल में हुआ करता था। दक्षिण भारत में संस्कृत का संरक्षण। दक्षिण भारत में संस्कृत का भैया कैसा संरक्षण होता है? उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और जीवंत बना रहा। दक्षिण भारत में जो संस्कृत है अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और जीवंत बना रहा है। उत्तर भारत की तुलना में देखा जाए तो दक्षिण भारत में यह जो संस्कृत का है वो अधिक सक्रिय रहा और जीवंत भी बना रहा, तो दक्षिण में सही रहा। शंकराचार्य और माधवाचार्य की दार्शनिक परंपराओं के प्रभाव में शंकराचार्य और माधवाचार्य की दार्शनिक परंपराओं के प्रभाव से संस्कृत अध्ययन को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहा। विजयनगर साम्राज्य के शासक ने संस्कृत विद्वानों और कवियों का संरक्षण किया। ठीक है, विजयनगर वाले भैया ये संस्कृत के जितने विद्वान हैं उनका संरक्षण का काम कर रहे हैं। 1565 ईस्वी के बाद तुलवा और अराबिड वंशों के शासकों, तंजौर के नायकों तथा कोचीन और त्रावणकोर के सरदारों ने संस्कृत संरक्षण की परंपरा को बनाए रखा। इन्होंने क्या किया? परंपरा को बनाए रखा। अब जानते हैं संस्कृत साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। तो संस्कृत साहित्य की परंपरागत विधाएं विकसित होती गई, जैसे महाकाव्य हो गया, श्लेष काव्य हो गया, चंपू काव्य हो गया, नाटक हो गया, ऐतिहासिक काव्य हो गया। याद कर लेते, महाकाव्य हो गया, श्लेष काव्य हो गया, चंपू काव्य हो गया, नाटक हो गया, ऐतिहासिक काव्य हो गया। ऐतिहासिक काव्य और नाटक में तत्कालीन समाज और शासक वर्ग के दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक मिलती है। ऐतिहासिक काव्य और नाटक में यह क्या है? समाज और शासक वर्ग के दृष्टिकोण स्पष्ट झलक मिलती है। भाई, तंजौर तथा दक्षिण भारत के प्रमुख साहित्यकार, संस्कृत के साहित्यकार, तंजौर और दक्षिण भारत के प्रमुख संस्कृत साहित्यकार क्या हुआ? तंजौर और दक्षिण भारत के प्रमुख साहित्यकार। तंजौर के शासक रघुनाथ नायक स्वयं संस्कृत साहित्य के संरक्षक थे। ठीक, उनके दरबार में रचित काव्यों में उनके पिता अच्युत की जीवनी से संबंधित रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जीजी के नायकों के मंत्री श्रीनिवास दीक्षित ने 18 नाटक और लगभग 7 काव्य ग्रंथों की रचना की। तो ये भी हो गए, इम्पोर्टेंट में आ जाएंगे हमारे। ठीक, जो जिंजी हैं नायकों के इनके मंत्री हैं श्रीनिवास दीक्षित ने 18 नाटक लिखे, लगभग 60
60 काव्य लिखे, 60, देख रहे हो। तंजौर दरबार के एक अन्य विद्वान गोविंद दीक्षित की साहित्य सुधा और संगीत सुधा निधि प्रसिद्ध कृति है। साहित्य सुधा और संगीत सुधा निधि प्रसिद्ध क्या है, कृति है। आगे चलते हैं। बेल्लौर के नायक सरदारों ने संरक्षण में अप्पे दीक्षित ने दर्शन, व्याकरण और मीमांसा सहित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। जो हमने उधर पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में, लगभग उसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है। बेल्लौर के नायक सरदारों के संरक्षण में अप्पे दीक्षित 1560 से 1520 से 1592 ने दर्शन, व्याकरण और मीमांसा सहित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। केरल और दक्षिण के अन्य प्रमुख कवि। केरल और दक्षिण के अन्य प्रमुख कवि। 17वीं शताब्दी में नीलांत दीक्षित मदुरा के तिरुमल नायक के मंत्री थे। 17वीं शताब्दी के जो नीलांत दीक्षित है मदुरा के तिरुमल नायक के मंत्री थे। उनकी शिव लीला और भागीरथी तपस्या से संबंधित कृतियां उच्च कोटि के महाकाव्य मानी जाती हैं। चक्रकवि कोझिकोड के राजा मानदेव जमोरी के मित्र थे। चक्रकवि कोझिकोड के राजा मानदेव जमोरी के मित्र थे। चक्रकवि की जानकी पढ़े तथा रामायण भट्टतिरी द्वारा रचित ग्रंथ संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मानदेव जमोरी स्वयं भी काव्य, मीमांसा और व्याकरण के विद्वान थे। उन्हें केरल का महान कवि माना जाता है। उन्हें केरल के क्या माना जाता है, महान कवि माना जाता है। ऐतिहासिक काव्य और नाटक। क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक काव्य और नाटक। इस काल में ऐतिहासिक विषयों पर लिखे गए संस्कृत काव्य और नाटक विशेष महत्व रखते हैं। इस काल में नाटक और काव्य लिखे जाते हैं, संस्कृत काव्य, वो विशेष महत्व रख रहे हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस काल में एक ऐतिहासिक काव्य की रचना एक महिला कवयित्री तिरुमल्लावा द्वारा की गई थी। ये भी कवयित्री बढ़िया हैं, इनका नाम याद कर लेना चाहिए। उनकी कृति वरदाम्बिका पढ़े में अच्युत देवराय के विवाह का वर्णन है। यह चंपू काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। तंजौर के रघुमल्ल नायक की वीरता पर आधारित रघुनाथ अभ्युदय गोविंद दीक्षित कृत एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य है। मराठा क्या है, मराठा इतिहास और संस्कृत काव्य। शिवाजी और उनके अधिकारियों के जीवन पर आधारित संस्कृत महाकाव्य मराठा इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। शिव भारत या शिवा भारत काव्य का लेखन कवींद्र परमानंद ने आरंभ किया। इनके पुत्र देवदत्त और पुत्र गोविंद ने आगे बढ़ाया, जिसमें संभाजी के जीवन का भी वर्णन है। मुस्लिम शासकों पर संस्कृत काव्य का प्रभाव देखते हैं। इस पर भी इस काल के ऐतिहासिक काव्यों में कभी कभी मुस्लिम शासकों को भी नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पंडित जगन्नाथ ने दारा सिकोह की प्रशंसा में जगदाभरण तथा आसफ खां के लिए विलास की रचना की। स्वयं द्वारा सिकोह ने बनारस के विद्वान नरसिंह सरस्वती के सम्मान में एक संस्कृत प्रस्तुति लिखी। आगे आते हैं दर्शन और तर्क साहित्य में आते हैं। दक्षिण भारत में तर्क और दर्शन से संबंधित ग्रंथों का लेखन जारी रहा। तर्क संग्रह लगभग 1625 ईस्वी के लेखन अनभट्ट थे। द्वैत दर्शन के क्षेत्र में व्यास राय और उनके शिष्य विजेंद्र का योगदान उल्लेखनीय था। अहमदनगर के निजाम शाही दरबार के अधिकारी
अधिकारी दिलपति ने नरसिंह प्रसाद नामक धर्म और कानून और नागरिक कानून से संबंधित ग्रंथ की रचना की। आज आगे आते हैं संस्कृत साहित्य का समग्र मूल्यांकन। संस्कृत साहित्य का समग्र मूल्यांकन। इन सभी उदाहरणों के बावजूद मुगल काल में संस्कृत साहित्य समग्र रूप से पतन की ओर अग्रसर था। मौलिक रचनाओं की अपेक्षा टीकाओं और भाष्यों की संख्या अधिक हो गई थी। वैज्ञानिक, दार्शनिक और संगीत संबंधी ग्रंथ सीमित संख्या में ही लिखे गए थे। वैज्ञानिक और दार्शनिक और संगीत संबंधी जो ग्रंथ थे वो सीमित संख्या में ही लिखे गए थे। मौलिक रचनाओं की टीकाओं और भाष्यों की संख्या सर्वाधिक थी। टीकाएं और भाष्य जो थे वो ज़्यादा लिखे गए थे। संस्कृत साहित्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्षेत्रीय भाषाओं और देशी साहित्य का उदय था। जो क्षेत्रीय भाषाएं उदय हो रही थी और देशी साहित्य का उदय हो रहा था, इससे भी संस्कृत साहित्य का जो होता है पतन होता है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से लोग बोलचाल की भाषाओं में रचित साहित्य की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इस संस्कृत की लोकप्रियता और प्रभाव में कमी आई। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से लोग बोलचाल की जो भाषा होती है उससे लोग अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेंगे। मुगल काल में संस्कृत राजभाषा के रूप में अपना महत्व खो चुकी थी। राजभाषा के रूप में अपना महत्व खो चुकी थी, किंतु दक्षिण भारत और कुछ प्रादेशिक दरबारों में उनके साहित्यिक और दार्शनिक विकास की परंपरा बनी रही। फिर भी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार और भक्ति साहित्य की लोकप्रियता के कारण संस्कृत धीरे धीरे सीमित विद्वत भाषा बनकर रह गई। आगे आते हैं। आगे पढ़ते हैं मुगल काल में फारसी भाषा की स्थिति। अब भाई मुगल काल में देख लेंगे फारसी भाषा की स्थिति कैसी है। भाई उधर संस्कृत का हमने महत्व पढ़ लिया, देख लिया सब कैसे कैसे उसका पतन हुआ वो भी पढ़ लिया। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। मुगल शासन के दौरान फारसी भाषा को राजकीय एवं दरबारी भाषा का दर्जा प्राप्त था। मुगल शासन के दौरान मुगल शासन था उसके दौरान क्या फारसी भाषा को राजकीय एवं दरबारी भाषा का दर्जा प्राप्त था। प्रशासन, इतिहास लेखन, काव्य दर्शन और सूफी साहित्य सभी क्षेत्रों में फारसी का व्यापक प्रयोग हुआ। जैसे प्रशासन, इतिहास लेखन, काव्य दर्शन, सूफी साहित्य में इन सभी में फारसी का व्यापक प्रयोग हुआ। इसके कारण भी इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रथम मुगल शासक बाबर स्वयं साहित्य में रुचि रखते थे। जो बाबर था, प्रथम मुगल शासक बाबर, वह भी साहित्य में रुचि रखता था। उन्होंने तुर्की भाषा में तुझे के बाबरी अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तुझे के बाबरी। इसका फारसी अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अपने फिल्म्स के लिए। बाबर और विशेषकर हुमायूं के काल में ईरान और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में फारसी कवि और विद्वान भारत आए। बाबर और विशेषकर हुमायूं के काल में क्या है, ईरान से भी आएंगे, मध्य एशिया से बड़ी संख्या में जो फारसी के विद्वान हैं वो भारत आते हैं। इससे फारसी साहित्य को क्या है, नया प्रोत्साहन मिलेगा। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में भारत में फारसी कविता की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे सबक एक हिंदी भारतीय शैली कहा जाता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इस शैली के कवियों को संरक्षण दिया। और जो फारसी के कवि हैं उन लोगों को अकबर भी है, जहांगीर भी है, शाहजहां भी, इन लोगों को क्या संरक्षण दे रहा है। फैजी, उर्फी नाम इनके याद रखना चाहिए। जैसे फैजी हो गए, फैजी, उर्फी, नजीरी, तालिब, आमली, कालिम, गनी, कश्मीरी, साहेब, बैदिल जैसे कवियों ने फारसी साहित्य को समृद्ध किया। अकबर के दरबार में फारसी गद्य और पद्य दोनों अपने उत्कर्ष पर पहुंचे थे।
अकबर के काल में जो है गद्य पद्य, जो फारसी का है गद्य पद्य, वो उत्कर्ष पर पहुंच गया था। अबुल फजल ने फारसी जैसे गद्य की एक विशिष्ट शैली विकसित की, जिसका अनुकरण बाद की पीढ़ियों तक किया गया। आगे आते हैं, दक्षिण भारत में भी फारसी को क्या है संरक्षण मिलता है। जैसे बीजापुर के आदिल शाही जो शासक हैं, गोलकुंडा के कुतुब शाही शाहियों ने कुतुब शाही ने फारसी को अपनी दरबारी भाषा बनाया, दरबारी भाषा बना लिया। फारसी को क्या बना लिया, अपने दरबारी भाषा बना लिया। इनके संरक्षण में फारसी शब्दकोश, कवि चरित्र, ऐतिहासिक ग्रंथ और काव्य रचे गए। मुगल और दक्षिणी राज्यों के संरक्षण में फारसी मुगल और दक्षिणी राज्यों के संरक्षण में फारसी पूरे भारत में उच्च वर्ग की संस्कृत और साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई। ठीक, अब आते हैं संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। अब इसका क्या है, जितने संस्कृत हैं अब उनका क्या करेंगे, लोग करेंगे फारसी में अनुवाद करेंगे। मुगल काल में फारसी साहित्य को समृद्ध किया क्यों जा रहा है, ताकि अकबर जो है, ठीक है, उनकी सब चीज़ को समझना चाहता था, हर किसी के धर्म को समझना चाहता था, तो वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, फारसी में करवा रहा है, जो उसके लिए सहज अपने लग रही होगी। मुगल काल में फारसी साहित्य को समृद्ध करने के लिए संस्कृत महान भारतीय ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया गया। इस परंपरा को विशेष रूप से अकबर ने प्रोत्साहित किया। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संवाद स्थापित करना था। अकबर के शासनकाल में रामायण, महाभारत, सिंहासन बत्तीसी और राष्ट्रंगिनी जैसे ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया गया था। इन अनुवादों में बदायूंनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, यद्यपि वह स्वयं इस कार्य से पूरी तरह सहमत नहीं था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा अकबर के अनुवाद विभाग में फौजी की देखरेख में संपन्न हुआ। फौजी नहीं, फैजी है, ठीक, फैजी की देखरेख में हुआ, सॉरी। सूफी विचारधाराओं से प्रभावित मुगल राजकुमार दारा सिकोह ने संस्कृत और इस्लामी दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेगा। उसकी कृति मजम उल बहरैन ने इस्लामी सूफी विचारों की तुलना हिंदी दार्शनिक अवधारणाओं से की गई। जैसे अकबर के बारे में पहले जान लेते हैं। अकबर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह इनके बीच संवाद करना चाहता था और सभी ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया, जितने भी हैं, जैसे अपना रामायण है, महाभारत है, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि, इन सभी ग्रंथों को क्या है फारसी में अनुवाद करवाता है। आगे देखते हैं। उसने उपनिषदों और अन्य भारतीय दार्शनिक ग्रंथों के फारसी अनुवाद को भी प्रोत्साहित किया। संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद से न केवल फारसी साहित्य समृद्ध हुआ, बल्कि भारतीय और इस्लामी बौद्धिक परंपराओं के बीच सांस्कृतिक सेतु का निर्माण भी हुआ। सेतु का क्या होता है, निर्माण भी हो रहा था। इस प्रक्रिया का प्रभाव आगे चलकर उर्दू भाषा और उत्तर भारत की अन्य भाषाओं के साहित्य पर भी पड़ा। आगे पढ़ते हैं। संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद की आवश्यकता। संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद की आवश्यकता। मुगल काल में फारसी राजभाषा और दरबारी भाषा थी। मुगल काल में जो फारसी है वो राजभाषा भी थी और दरबारी भाषा भी थी, जबकि संस्कृत भारत की प्राचीन बौद्धिक और दार्शनिक परंपरा की भाषा थी। प्राचीन में तो थी, बौद्धिक और दार्शनिक परंपरा की भाषा थी।
शासक वर्ग और दरबारी विद्वानों को भारतीय धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक परंपराओं से परिचित कराने के लिए अनुवाद आवश्यक थे। विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता अकबर के काल में अकबर विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में जो धार्मिक सहिष्णुता है, सुलह कुल ठीक सुलह कुल सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई थी, जिसके लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों की क्या करता है विभिन्न धर्म ग्रंथों को समझना आवश्यक समझता है। ठीक, संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से मुगल शासक भारतीय समाज, नैतिक मूल्यों और शासन संबंधी अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। जैसे संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से मुगल शासक भारतीय समाज को है और उनके नैतिक मूल्य क्या हैं, शासन संबंधी अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते थे। मुगल दरबार में बड़ी संख्या में ऐसे विद्वान थे जो फारसी जानते थे, परंतु क्या है वो संस्कृत नहीं जानते थे। मुगल दरबार में बड़ी संख्या में तो पढ़ चुके हैं सूफी और दार्शनिक प्रवृत्ति वाले राजकुमार, विशेष रूप से दारा सिकोह, इस्लामी और हिंदू दर्शन में मौलिक समानताओं को खोजने के उद्देश्य से अनुवाद कार्य में रुचि रखते थे। संस्कृत साहित्य को केवल ब्राह्मण वर्ग तक सीमित रखने के बजाय इसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की गई। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद के प्रभाव। सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव। सांस्कृतिक ग्रंथों के फारसी अनुवाद के प्रभाव। सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव। संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद से भारतीय और इस्लामी परंपराओं के बीच संबंध स्थापित होता है। हिंदू धर्म, दर्शन और इतिहास से संबंधित विचार फारसी भाषी विद्वानों तक पहुँचे। इससे रामायण, महाभारत, रासरंगिणी जैसे ग्रंथों के अनुवाद ने भारतीय अतीत को एक व्यापक एशियाई संदर्भ में प्रस्तुत किया। ठीक, धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय। इन अनुवादों ने धार्मिक कट्टरता जो थी उसे कम करने का काम किया और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ाने का काम किया। दारा जो सिकोह है उसकी कृति मज्म उल बहरैन या विचार सामने आया और सूफीवाद और वेदांत में मौलिक समानताएं हैं। इससे उच्च वर्गों में धार्मिक बहस और अधिक दार्शनिक और तर्क संगत हुई। जिससे इसमें जो उच्च वर्ग हैं इसमें जो धार्मिक बहस थी और दार्शनिक क्या हुई, दार्शनिक और हुई तर्क संगत हुई। फारसी साहित्य का समृद्धिकरण। अनुवादों के कारण फारसी साहित्य में नई विषय वस्तु, कथानक, दार्शनिक विचार शामिल हुए। ठीक, यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लिखा फारसी गद्य और पद्य में भारतीय मिथक, प्रतीत और कथाएं प्रवेश करने लगी थी। फारसी जो गद्य था पद्य में उसमें भारतीय मिथक था और प्रतीक और कथाएं प्रवेश करने लगती हैं। फारसी साहित्य केवल इस्लामी साहित्य तक सीमित न रहकर भारतीय संदर्भों में युक्त हुआ। उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं पर प्रभाव। संस्कृत भाषी के संपर्क से आगे चलकर उर्दू भाषा के विकास को क्या है, गति मिलती है। फारसी अनुवाद परंपरा ने उत्तर भारत की भाषाओं में कथात्मक और दार्शनिक लेखन को प्रभावित किया। भारतीय साहित्य की विषय वस्तु अब बहुभाषिक रूप से प्रचलित होने लगी थी।
ऐतिहासिक चेतना का विस्तार, राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों के अनुवाद से भारतीय इतिहास को मुस्लिम शासक वर्ग और फारसी इतिहासकार के सामने प्रस्तुत किया गया। इससे इतिहास लेखन में भारतीय स्रोतों का उपयोग बढ़ा और दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक हुआ। संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवादों की आवश्यकता प्रशासनिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक कारणों से पड़ी। इन इन अनुवादों ने न केवल फारसी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि भारत में सांस्कृतिक समन्वय और बौद्धिक संवादों को भी मजबूत किया। मुगल काल में यह प्रक्रिया भारतीय इतिहास में भाषाई और वैचारिक समावेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरी। मुगल काल में फारसी भाषा को मुगल काल में जो फारसी भाषा है उसको क्या है, संरक्षण दिया जाता है। वह प्रशासन, साहित्य एवं इतिहास लेखन की प्रमुख भाषा भी बनती है। साथ ही संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवादों ने सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया, भारत को इस्लामी दुनिया के एक महत्वपूर्ण बौद्धिक केंद्रों के रूप में स्थापित किया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में। लिख देते हैं थैंक यू। इतने से समझ जाओ। यू बना दे, यू तो बना सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब लिख देते हैं सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।